में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया गया है। 39 वो लोग जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराते हुए डिक्लेरेशन दिया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सबको नोटिफाई कर दिया गया है। वो तहरीक इंसाफ के मेंबर पार्लियामेंट में तस्लीम कर लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी बन गई है। लेकिन दूसरी तरफ इन 39 लोगों को और वो 41 लोग जो अपना डिक्लेरेशन जमा करा रहे हैं, ये 80 की तादाद बनती है। इनके अगेंस्ट जो मखसूस नशस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि अभी इन्हें नहीं दी जा सकती क्योंकि इबहाम मौजूद है। और इबहाम यह है कि पार्टी का कोई ढांचा मौजूद नहीं है, चूंकि इनके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, चूंकि पार्टी का ढांचा मौजूद नहीं है तो किसके दस्तखत को दुरुस्त माने, किसकी रिकमेंडेशन को माने कि ये पार्टी की रिकमेंडेशन है। कोई चेयरमैन नहीं है, कोई पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं है। इस नुक्ते की वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से राय तलब करेंगे और कहेंगे कि वाजे कर दें कि क्या करना चाहिए, क्योंकि खुद अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई इबहाम हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, रजू कर सकते हैं। तो रजू का फैसला फिर इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है। लेकिन छुट्टियां चल रही हैं, अब छुट्टियों के बाद जब बेंच दस्तयाब होगा, जजेस दस्तयाब होंगे, तो क्या तब रजू किया जाएगा? तब तक फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा? क्या होगा? बहुत सारे आईनी सवाल इस पर मौजूद हैं। एक तो हम इस पर बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का जो 12 मुकदमात हैं उसमें जिस्मानी रिमांड आज कलअदम करार दे दिया है। और इसके अलावा जो इमरान खान और फवाद चौधरी पर तौहीने इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म आयद की गई थी जनवरी में, उसको भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुमन रफत जो हैं उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। फर्द जुर्म भी कलअदम करार दे दी गई है, फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है। और यूं भी एक फवाद चौधरी साहब को और इमरान खान को रिलीफ मिला है तौहीने इलेक्शन कमीशन में। और भी कुछ चीजें हैं, जरा इन तमाम मामला में बात करेंगे। हमारे साथ मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। चांडियो साहब खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। सेनेटर हमारे मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सेनेटर साहब खुशामदीद। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईनों कानूनी माहिर हैं। हाफिज साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आज डॉक्टर साहब 39 के साथ तो आप एक पार्लिमानी पार्टी बन गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन मखसूस नशस्तें अभी आपको नहीं मिल रही क्योंकि उसमें इबहाम मौजूद है, क्योंकि आपकी पार्टी का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, अभी तो आज उन्होंने ये रिकग्नाइज़ कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगले 4 से 6 हफ्तों के अंदर या 3-4 महीनों के अंदर अंदर वो ये भी वो मान लेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2/3 मेजॉरिटी है। जब ये सारे ट्रिब्यूनल्स के आ जाएंगे तो फिर हमारे और हुकूमत भी हमारी वो हो जाएगी। ये सब चीज़ मानना पड़ेगा। अब आपके पॉइंट पर आते हैं। इलेक्शन कमीशन को इबहाम है, किस चीज़ का इबहाम है? अगर वो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये इलेक्शंस नहीं है, तो फिर इलेक्शन से पहले वाला जो आखिरी इलेक्शन जिन्होंने नहीं माना तो उससे पहले वाले पोजीशन पे चले गए। एग्रीड? मतलब मैंने जो इलेक्शन कराया, आज डिक्लेरेशन देना है, वो जाहिर है पार्टी का कोई ओहदेदार के सिग्नेचर के साथ जाएगा ना। देखे ना कोई ओहदेदार नहीं है। इससे है कि अगर आज के दिन इलेक्शन जो हुआ है वो आप नहीं मानते तो इससे पिछला जो इलेक्शन था फिर उस पर बात चली जाएगी। उससे पिछला अगर वो नहीं मानते तो उससे पिछले इलेक्शन पे बात चली जाएगी। अगर वो नहीं मानते उससे पिछले इलेक्शन पे चली जाएगी। तो चूंकि अगर ये लोग स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने जो हमारा जून में हुआ था, 22 जून को 2022 में जो इलेक्शन हुआ था, इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो उस बेसिस के लिहाज से तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन है। तो उससे पहले जो थे हमारे सेक्रेटरी जनरल असद उमर थे। ये इंटरप्रिटेशन आपने खुद से, मतलब ये मेरा अंदाजा है, मैं खुद से कर रहा हूं। देखिए ना, फिर वही होगा ना, फिर वही होगा। मतलब अगर आप ये नहीं मानते तो फिर जो पुरानी वाली चीज होती थी वो स्टैंड हो जाती है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हाफिज साहब मुझे या करेक्ट कर सकते हैं या मुझे कह सकते हैं कि यार तुम गलत थे, जो मर्जी है ना। देखिए, मैं तो अपनी सोच के लिहाज से कर रहा हूँ, लेकिन वन वे और अनदर वे इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर वो नहीं मानते, हम फिर इलेक्शन कल परसों करवा लेंगे, उसके बाद हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि ये चीज़ें इसमें हम उस लिहाज से कर लेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए अभी हमारा जो आखिरी इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर अभी इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ, उन्होंने उसके ऊपर कोई चीज़ कहा नहीं है कि ये गलत है वो है, लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ उसको नोटिफाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बायसिज्म ऑफ इलेक्शन कमीशन है फ्रॉम द डे वन।
बल्कि डे माइनस से जिस लिहाज से ये कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये आप देखिए ये 2022 से जिस लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने पहले स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जुडिशरी स्टार्ट कर दी गई, उसके बाद फिर सारा सिस्टम जो था ना वन वे और अनदर वे या प्रेशर पे या किस वजह से ये सारी चीजें, ये कोर्ट ऑफ लॉ का पॉइंट नहीं है ना कि ये जी बदनीयती से कर रहे हैं। बदनीयती अब आप स्कैन नहीं कर सकते, कोई मशीन नहीं है हमारे पास, ये बदनीयती है। देखिए आपकी हरकतों से पता चलता है, आपको पता चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता चल रहा, सबको पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है। चांडिया साहब, अब आपकी पीपल्स पार्टी की तो एक दरखास्त गई है नजरसानी के लिए कि नहीं जनाब हमें ही दें, ये मखसूस नशस्तें हमारी ही बनती हैं। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को तो नहीं दे पा रहा क्योंकि वहां मौजूद है, लेकिन वो आपको भी नहीं दे पा रहा, तो ये मामला किस तरफ जाएगा, फिर हल होता होगा? हमारा इतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं तो हंसता हूं, मैं हैरान हूं खान साहब पर जी। इतनी खुशनसीबी है इनकी, ऐसे कमाल इनके साथ हो गए हैं, मुराद के, रियायतों के, प्यारों के, मोहब्बतों के और इश्क के मुजाहरे खान साहब के साथ इतने हुए हैं, लेकिन ये तुले हुए अपनी बदनसीबी साबित करने पर हर चीज को तहस नहस कर देते हैं। ऐसे भी कभी रियायतें मिली हैं। अभी जिस फैसले की वजह से आप ये बात कर रहे हैं, ये फैसला आप समझते हैं कोई तारीख में ऐसा फैसला हुआ है? जिन्होंने कोई चीज कही नहीं, अदलिया ने बोला कि कहा जनाब हम आप तुमको तो ये है, इतनी बड़ी सखा, कुछ तो बात है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, क्यों अपनी खुशनसीबी को बदनसीबी में तब्दील करने पे खान साहब तोले में, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ये बहरान हल नहीं होगा, क्योंकि जिसने बहरान पैदा किया है वो बहरान हल करना ही नहीं चाहता। उसको इस फिजा में क्या मजा है, इस फिजा में उसको आगे चलकर क्या है? मेरा अपना ख्याल ये है, मैं ये अपना ईमानदारी की बात बताता हूँ, जो बात है अभी तक जाहिर नहीं हो रही, किस बात ने इनको रोक के रखा है आप समझाएं। अब मिसाल तमाम सियासी पार्टियां बात करने को तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन खान साहब तैयार नहीं होते। खान साहब ने कहा नहीं हम नहीं बात करेंगे। जो हैसियत रखती है पार्टियां, उनसे में ऐसा कोई रहनुमा नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं रहनुमा करता है, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया है, हम मैं बात नहीं करूंगा। चले बात ना करें, फिर मसला हल कैसे होगा? मसला हल नहीं होगा, बातचीत से हल होगा। ये चाहते नहीं है। अब क्या चाहते हैं? इनकी शर्त देखे ना, अजीब शर्त है। ये कह रहे हैं कि जो लोग मेरी उंगली पकड़ के यहां तक मुझे लेकर आए उन्हीं से बात करूं, लेकिन सियासी आदमी से बात नहीं। ये भी कोई सियासतदान है? चले सर, बातचीत करना ना करना, अभी तो माहौल ही नहीं पैदा हो रहा ना इसका। ये तो इसके लिए कैसे सर, इसके लिए तो माहौल बनाना पड़ेगा, शायद हुकूमत को बनाना पड़े या पीटीए को बनाना पड़े। लेकिन मैं आपने जो गुफ्तगू की है चांडियो साहब, मैं बातचीत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जो बातें बनवाना समझते हो ये कर, मैं कह रहा हूं ये मसला हल होगा ही नहीं। वो धुन के पक्के हैं, जब तक उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बातों की रिजल्ट नहीं निकलेगी तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे। और इनको क्या जोम है, क्या कुव्वत है, क्या गैब की ताकत है जो किए जा रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया, खासतौर पर पाकिस्तान के इदारों से। सही है, लेकिन एक चीज जो चांडिया साहब आपने फरमाई, आपने अभी एक आर्गुमेंट दिया, आपने कहा कि ऐसा खुशनसीब आपने नहीं देखा कि कितने खुशनसीब हैं कि इनके हक में सारे फैसले आ रहे हैं, इनको फेवर्स मिल रही हैं। लेकिन ये तस्वीर का शायद एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि अगर उनसे बल्ले का निशान ना छीना होता, 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ तरीके से हुए होते, फॉर्म 45, 47 का झगड़ा ना हुआ होता, तो शायद आज इनके पास ज्यादा सीटें होती, शायद इनको ये जरूरत ही ना पड़ रही होती कि ये फेवर्स ले रहे हो या इनके लिए फेवर्स हो रही हो। तो ये भी आप एक ऐसी जमात को कह रहे हैं कि फेवर जिसने बहुत सख्तियां सही हैं और जिसको इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली उनके बकौल। कोई यार, पहली बात तो मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं, कोई सख्ती बर्दाश्त नहीं किया। कभी ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस वेलकम करता है किसी मुजरिम को जो आया हो पेशी पर और उसका इस्तकबाल किया जाता हो, आप पता चले। है कोई ऐसी सियासी पार्टी जो फौजी जवानों को लाठियां मारती हो और उसको कुछ नहीं कर पाए? है कोई ऐसी सियासी कुव्वत जो ऐसे अफवाज पाकिस्तान के इदारों पर हमले करें, उनके यादगारों को गिराए, उनके शहीदों की तस्वीर को बेइज्जत करें और कुछ नहीं कर सके? हम ये करें, कोई फैसला नहीं कर पाते। यार ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या कर्म नवाजी है? आप मैं मिसाल देते भुट्टो की। भुट्टो के साथ ऐसा रवैया था आपका, भुट्टो के साथ जियाउल हक की फौज का ऐसा रवैया था, भुट्टो के साथ अदालतों का ये रवैया था, मुश्ताक का ये रवैया था, अनवार हक का ये रवैया था। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ये जुल्म है।
हम तो राजी हैं, हम तो खान साहब के साथ सियासी जंग कर रहे हैं, हम उनके जातियात के, उनकी जान के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात क्या है जो वो आप उनको मनाते फिर रहे हैं, यूं कर ले, अब यूं कर ले, आपने सीटें नहीं मांगी, हम सीटें दे रहे हैं, अब आ जाओ। वो कहता है मैं नहीं मानूंगा ऐसे इलेक्शन करवाओ। ये अब सब तो मेरे को ठीक है, आप कह रहे हैं कि सीटें नहीं मांगी, सीटें आप दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बहुत तफसील से हाफिज साहब ने रोशनी डाली है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 39 लोगों का तहरीक इंसाफ के हक में भी आ गया, इन 39 पे भी वो कहते हैं कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती। एक इलेक्शन डॉक्टर साहब अगर आप सही करा लेते और आज भी करा लें तो शायद बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे हाफिज साहब ने बहुत अच्छे तरीके से लाइट डाली है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिर्फ उस तरफ लाइट डाली जहाँ ये डालना चाहते थे, दूसरी तरफ इतनी लाइट डाल नहीं रहे। देखिए बेसिक मसला क्या है, बेसिक मसला ये याद रखना। मैं क्यों कहता हूँ कि ये लोगों की नीयतों की बात होती है। अब आप ये याद रखें, टाइमलाइन के लिहाज से लिखें, इलेक्शंस आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिसीजन पे बैठ गया, 3 महीने 3.5 महीने कुछ नहीं बोला, फैसला महफूज किया, फैसला महफूज कर लिया ना। नहीं महफूज कर लिया, क्यों महफूज किया भाई? आप उसी वक्त बताओ, आप अगले को देखें, आपने बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। यार तुम्हारी गलती है, एग्जाम से पहले तुम जाके, तुम्हारे पास टाइम है, जाके अपना रोल नंबर ठीक कर दो। तुम एक दिन पहले कहोगे यार तुम्हारा रोल नंबर ठीक नहीं है, अब वो एक दिन में या 2 दिन में वो बंदा क्या कुछ नहीं करेगा। दिस इज अ सीरियस कंसर्न, ठीक है। उस बेसिस पे अब आ जाते हैं बात। इलेक्शन कमीशन कहता है, सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी आपसे हमने बल्ले का निशान ले लिया, मान लिया बल्ले का निशान ले लिया। जब बल्ले का निशान ले लिया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये ज़रूर कहती है कि इनके पास सिंबल नहीं होना चाहिए पीस ऑफ इलेक्शन, वो ये नहीं कहती है इनको दूसरा एक सिंबल नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी, उसको एक सिंबल रहेगा, एक सिंबल मिलेगा एज अ पार्टी, बिकॉज इट्स अ रजिस्टर्ड पार्टी। लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ, सर हिलाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप ये प्रिज्यूम ना करें कि उसके बाद हर एक बंदे को इंडिविजुअल मिलेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर एक को इंडिविजुअल मिलेगा। तो मैं ये प्रिज्यूम करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी अगर एग्जिस्ट करती है, रजिस्टर्ड है, एग्जिस्ट करती है, सिर्फ निशान किया है, तो आप टेम्पररी निशान दे दोगे उसे। टेम्पररी निशान भी बड़ी चीज होती है, मेरा अपना निशान जो मेरी शिनाख्त है आप हटा दो, उसकी बजाय टेम्पररी निशान दे दो, वो प्रॉब्लम है। वो भी मान लिया कि आप लोगों की हम बात मान लेते हैं, हमें मुख्तलिफ निशान मिल गए जी। अब हमें उस मुख्तलिफ निशानों पे जीत गए, ठीक है। अब आप हमें, आपने किया हमारे साथ ज्यादती, आपने ये अनाउंस कर दिया है कि ये सारे लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और ये मैंने आपने नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन जो कि आईनी इदारा है, जिनका काम तन्ख्वाह ये इस बात की लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन नहीं किया था कि इंडिपेंडेंट, उन्होंने किया था। कुछ लोगों को नोटिस भी भेजे थे कि आप अपने साथ जो है पोस्टर पे पीटे नहीं लगा सकते, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, वो एक ही बात है ना, रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स होते हैं ना। 57-58 के तहत जाते हैं तो उनके किसी ऑर्डर को भी आप हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल सर, लेकिन वो इलेक्शन सर आपने कहा ना, जो इलेक्शन था वो 2022 का इशू नहीं है, इलेक्शन पीटीआई का 2019 से इशू चल रहा है। नहीं 19 वाला नहीं था, 2022 की बात थी, उसकी बात थी, ठीक है। अच्छा, अब ये उन लोगों ने कर दिया। अब देखिए, अब बेसिकली क्या हुआ है, जो मैं एक सादा लफ्जों में जो मुझे समझ आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यार ये जो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन सी गलत थी, और सब ने कहा है गलत थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, है, रहेगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इसमें आप मुझे इंडिपेंडेंट कर रहे हो और मेरे साथ सारी ज्यादती कर रहे हो, तो अब इस जगह पे मेरी नज़र में, इस जगह पे जब आप सब चीज़ों को वापस करते हो और मेरे साथ जो ज्यादती हुई है उनको रिवर्स करते हो, तो मुझे आप ये बेनिफिट देते हो कि यार जब आप लोग एज एन इंडिपेंडेंट फाइल कर रहे थे, तो चूंकि हमने ये सेट असाइड कर दिया, तो उससे पहले जो भी है आर्टिकल 51 कर ले, जो भी कर ले, हमने वो सारी चीजें हटा के, उससे पहले जो आपके पास टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपनी वो क्या कह सकते हैं, भेजते हो, नॉमिनेशंस करते हो, सब कुछ करते हो, और पार्टी से आप आर्टिकल 66 इलेक्शन एक्ट के तहत आप एक सर्टिफिकेट लेते हो, वो सारे डिपॉजिट करते हो। ये 15 दिन है। उन्होंने कहा आप बेसिकली इन 15 दिनों में, इस वजह से 15 दिन, मैं ये समझता हूं कि हमें वो जो 15 दिन मिले
को ये मिले, क्योंकि मेरी ये नजर है। अब मैं थोड़ा सा यही तो बुनियाद है रिव्यू की जो पीपल्स पार्टी ने भी की है। एक में हमारे चंडियो साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने हमें हर जगह पे रगड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हम देना चाहते थे इनको सीटें, ये देना नहीं चाहते थे, ये हमसे डाका मार के निकल गए थे। वो तो ये पकड़े गए हैं चौकी पे जाके, वहां पे लगा हुआ था एक वो चौकी लग पड़ी थी। ये भी तो कहा कि आप बातचीत ही नहीं करना चाहते कि अगर मैं बातचीत जरदारी साहब के साथ बातचीत करके आप राजी कर लेते हैं। अगर मैं कि आपके साथ बातचीत नहीं करूंगा, आप मेरा बटुआ लेकर भाग जाएंगे, इसका ये मतलब है कि आप मुझे दो बंदों को कहेंगे यार इधर हाथ पकड़ो और मेरा बटुआ लेकर भाग जाएंगे। आगे जाके नाके में पकड़े गए तो आप कहेंगे मैं तो बटुआ देना चाहता था, ये मेरे साथ बात नहीं कर रहा था। ये बेसिकली ये है। और एक और बात उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि ये चीजें देखें, आप मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वो फिर खफा हो जाते, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कसूरी साहब का कल परसों एक इंटरव्यू आया था, वो जरा एक दफा इंटरव्यू पढ़ लें, सुन लें। ये याद रखें, कसूरी साहब वो हैं जिनके घर में रोटी कपड़ा और मकान का नारा वहां से स्टार्ट हुआ है, बकौल उनके। आप ये नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा था कि वो क्यों गए थे, वो ढाका क्यों गए थे, उन्होंने डेट भी बताई थी, एक एक चीज बताई है। इन्हें कि एक दफा वो पढ़ ले, उसके बाद जो मर्जी। तो जाहिर है उनका तो एक मुकदमे, भुट्टो साहब के साथ एक मुकदमे का मामला भी है ना। अच्छा चांडियो साहब, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई थी, है और रहेगी, लेकिन अगर बैन हो गई तो क्या फिर भी रहेगी? एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल यह है कि एक तो नदीम अफजल चंद साहब जो आप ही की पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं कि जी मखसूस निश्चितें हमारी नहीं बनती। एक तो उनका यह मौकफ है, बावजूद इसके कि आप रिव्यू में गए हुए हैं। दूसरा यह है कि पार्टी को बैन करने के हवाले से बड़ा क्लियर मौकफ पीपल्स पार्टी का आज तक क्यों नहीं आ रहा कि पीटीआई को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस पर खामोश है या उस पीपल्स पार्टी का बहाम है? मेरा ख्याल है इस पे कोई, पहली बात तो चंद साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनका बड़ा ज़हीन है, बड़े सियासत पर बड़ी नज़र है, उनकी बात पे भी मैं तबसरा नहीं करूंगा, कई उलझनें पैदा हो जाएंगी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है हमारे दोस्तों का, इसमें क्या बहस है? हम तो बहस नहीं करते आपसे, हमारी सीटें तुम्हारी, ये नहीं। लेकिन सवाल ये है, ये इबाम का माहौल पैदा किसने किया है? मैं नाराज नहीं होता हूं, डॉक्टर साहब खामखा मुझसे चिढ़ते रहते, जब भी मैं बात करता हूं डॉक्टर साहब जाती दिलचस्पी और हवाले की बात करते हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूं डॉक्टर साहब, मैं नाराज नहीं होता हूं, लेकिन ये मामला पैदा कौन करता है? अब ये अभाव किसने पैदा किया है? अभाव काय का है? आप पहले दिन से माहौल ये बनाते, अभी सीटें भी ले रहे हो, अभी सारी बातें कर रहे हो, उस वक्त क्यों नहीं किया? आप आगे जाकर बहरान पैदा करके फिर मसले को हल करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो आप बताएं। लेकिन इसके भी अलावा मैं बात करना ये चाहता हूं जो मेरे दिल में थी। मैं इन सबकी बातें सुनकर दिल में हंस भी रहा हूं, रो भी रहा हूं कि ये हम सियासी लोगों ने, ये सियासी मसला है जिसपे हम बातें कर रहे हैं, इनको सियासतदानों ने हल करना है, इसको पार्लियामेंट ने हल करना है, इसको असेंबली ने हल करना है, सियासी पार्टियों ने हल करना है। हमने अपना गिरेबान हवाले कर दिया है उस जगह पर। ये हमारे इदारे हैं, मैं उनको इज्जत करता हूं, मैं मानता हूं ये हमारे बका के इदारे हैं, लेकिन ये सियासी मामला तो सियासतदानों को हल करने चाहिए थे। पर बदकिस्मती से सियासी मसाइल जिनकी तरफ से पैदा किए गए, उनका जहन सियासी था ही नहीं। वो इदारों की बात करते, आज भी इदारों की बात करते हैं। हम कहते हैं ये मामला पार्लियामेंट का था, ये मामला पार्टियों का था, आपस में बैठ के हल करते। हमें 2 सीटें मिल जाए, हमें इससे परवाह नहीं, हमें छिन जाए, हमें इसका भी मसला नहीं है। लेकिन हमने तो सीधी सी बात की है, जहां तक ताल्लुक है उन पे बैन डालने का कि पार्टी ने मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया। ये किसने आपको बताया है कि पार्टी ने मौक़िफ़ अख्तियार नहीं? पार्टी क़यादत का बयान आ गया है। हम तहरीक इंसाफ में बंदिश के हामी नहीं है, हमने तो कहा है, अभी भी कह रहा हूं, मैं भी जिम्मेदार कारकुन हूं, मैं भी कह रहा हूं हम सियासी पार्टियों के बंदिश के हामी नहीं है। सपोर्ट करें, ये वो पुराने लोग हैं जो, जी क्या बोले, क्या बोल रहे हैं? मेरे से भी बात करें ना सर। वो कह रहे हैं कि आप हामी तो नहीं है, इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा, वो ये कह रहे हैं कि आप हामी तो नहीं है लेकिन आप हुकूमत के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। नहीं, हरगिज नहीं, हमने कहा बाकी मामला तो हो रहे हैं, पार्टी में बंदिश का मामला हो रहा है, उसमें मेरी क़यादत का, मेरे तमाम सीनियर रहनुमाओं के बयान तक गए हैं। हम उनकी बंदिश के हामी नहीं है और न हम चाहते हैं कि किसी सियासी पार्टी में बंदिश पड़े, सीधी बात है। लेकिन जहां तक मामला बहरान के हल करने का, मैं मेरी
पार्टी भी खान साहब को जिम्मेदार समझते हैं इस सियासी बहरान के। अगर वो सियासी तदब्बर से काम लेते, सियासतदान बनकर बातें करते, सियासतदान बनकर काम करते, तो ये बहरान हल हो जाता था। पहली बात तो बहरान पैदा ही नहीं होता। बहरान क्यों पैदा होता? आपने पैदा किया अपनी अना की खातिर। फिर मैं एक जुमला दोहरा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता इस बहरान से खान साहब क्या हासिल करना चाहते। मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, मुझे तो समझ में नहीं आता। सारा मामला उन्हीं की तरफ जाता है। आप देख लें भला, इदारों को भी उन्होंने बीच में ले आए हैं। अभी भी कहते मैं और किसी से बात नहीं करूंगा जनाब, उन्हीं से करूं। अब उन्हीं कौन है? आप कहें सियासी पार्टियां गलतों का एतराफ करें, मेरे साथ ज्यादतियां हुई हैं, आप एतराफ करें, मैं आप ही से बातचीत करूंगा। ये तो आप बात नहीं करते। नहीं, मैं इनसे बात नहीं, इनसे नहीं करोगे तो मलाइका से करोगे। अभी मलाइका फिलहाल नहीं आएंगे, आप भूल में हैं। आपको इन्हीं से बात करनी होगी, नहीं तो ये बहरान लंबा होता चला जाएगा। आप साहब, ये दो चीज़ें आज और हुई हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का 12 मुकदमात में जो रिमांड था वो कलअदम करार दिया गया, और दूसरा जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए फर्दर जो हम जेल में जाकर निसार दुरानी साहब जो मेंबर हैं वो वहाँ जाकर करते रहे, और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कलअदम कर दिया है कि जी ये जेल ट्रायल इसका नहीं हो सकता था। क्या देखिए, ऐसा सिर्फ मैं एक चीज़ पहले पे आऊँगा, फिर आप इस पे आ जाइए, चूँकि इन्होंने उस चीज़ के अंदर बात भी की थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है। उसका काम री राइटिंग भी नहीं है, अमेंड करना भी नहीं है, और इंसर्शंस भी नहीं है। ये पूरी दुनिया के अंदर ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, और जब भी दुनिया के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह की करती है तो उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क आते हैं। अब इस चीज़ के अंदर एक हद तक सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो उन्होंने वजाहत किया कि जी 15 दिन इसलिए लिखे गए हैं कि 15 दिन शेड्यूल के हिसाब से, वो इंटरप्रिटेशन आपके ख्याल में ठीक है? नहीं, वो भी इसलिए नहीं है ना कि आप ये देखें कि आपने पार्लियामानी पार्टी कह दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, लेकिन क्या हर पार्लियामानी पार्टी जो है वो आर्टिकल 51 के नीचे एंटाइटल है या नहीं है? असल क्वेश्चन वो है, और वो क्वेश्चन वो है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी। वो आपका आइन, कानून और रूल्स ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी हो जिसने एक इलेक्शन सिंबल पे लड़ा हो। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, री राइटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, और इंसर्शंस किए हैं जो आपके 2 मेंबर्स जजमेंट के आया है कि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है इंसर्शंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम प्लेन लैंग्वेज के अंदर जो है अपने फैसले को जिक्र करना है और उसके मुताबिक एक फाइंडिंग्स देना है। तो यही एक क्वेश्चन मार्क है कि ना, अगर ये था नंबर 1, इनको अपॉर्चुनिटी देते कि आप आए अपना केस बयान करें, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को फेवर नहीं करनी चाहिए। सर, ये भी तो देखें ना, ये इंटरप्रिटेशन भी तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है कि ये इंसर्शन है या इंटरप्रिटेशन है। देखे ना, उन्होंने उनके बकौल तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन असद नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर या ये है कि लेजिस्लेटर बैठे हुए हैं, इनको भी ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अल्फाज नहीं डालना या उसके अंदर उसको रीराइट करना ये पार्लियामेंट का काम है। ये सिंपल हो सकता है डिटेल्ड जजमेंट आए तो ये सारे आपके सामने आर्टिकल 63A की जजमेंट आई ना, जिसका अभी तक रिव्यू नहीं लग रहा। उस 63A के अंदर ये था कि आप अगर वोट डालते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। अब मतलब ये है कि आपका वोट डलने के बाद जो है उसका जो रीराइटिंग कहा गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका वोट भी नहीं काउंट होगा। तो वो जो वोट नहीं काउंट होना वो आर्टिकल 63A के अंदर तो नहीं लिखा हुआ ना। अब मैं आपको बताऊं कि जो असद आर्टिकल 63A की जजमेंट का रिजल्ट आएगा वही आपका आर्टिकल 51 की जजमेंट का आएगा, चूंकि दोनों ही पैरामीटर्स हैं। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो एक पब्लिक पॉपुलैरिटी के ऊपर कहा था कि डिफेक्शन नहीं आनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए, आपके ख्याल में हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास और याद दिलाएं उन्हें कि जी ये 63A की तशरीह जो है ये रिव्यू पेंडिंग है ना, रिव्यू लगाएं। उस वक्त उमर अता बंदियाल साहब ने भी कहा था कि जी आप हमें बहुत सारे मुकदमात में आपने उठाया हुआ है, इससे मौका मिले तो हम ये लगाएं। मैं ये समझता हूं कि हर चीफ जस्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर अपने दौर के अंदर वो केस का कोई फैसला करता है तो उस रिव्यू का फैसला भी वो खुद करके जाए, क्यों दूसरों पे छोड़ के जाते हैं। एक नैब का मामला आया तो पिछले चीफ जस्टिस साहब ने उसको छोड़ दिया और अगले पे आ गए और आप देखे उसका रिजल्ट 63 आज भी तो यही हो रहा है।
कुछ अब जैसे 8 फरवरी के इंतखाबात की एक पिटीशन गई हुई है, वो नहीं लग रही। एक सवाल है, नहीं तो जब आपका आर्टिकल 225 है कि ट्रिब्यूनल्स में आपने जाना किस कानून के तहत, फर्ज करें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी जो रजिस्टर्ड है उससे सिंबल हट जाता है, जी और उसको कोई और सिंबल मिल जाता है, या उनके और मिल ही नहीं सकता, चलो उनके कैंडिडेट्स को कोई और मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वो कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिल्कुल ठीक है, और वो उस सिंबल्स के लिहाज से बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो इलेक्शन लड़ते तो फिर क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर होते या नहीं? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर होना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के तौर पर ना, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ना ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपकी रिजर्व सीट्स किसको मिलेंगी। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि रूल 94 जो है वो आर्टिकल 17 के ऊपर, मतलब ये कह रहे हैं कि वो सारे 8 के 8 जज ये उनसे बहुत बेहतर, वो 8 के 8 जज दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यही देखें, अगर ये मतलब वो सारे 8 नहीं 11 वो नहीं समझते, जो उन्होंने ये कहा कि कुड है भी, और उन्होंने कहा कुड है भी, और यही था। अगर ये होता इस पूरी जजमेंट जो आई है इसके अंदर रूल 94 का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जिक्र तो नहीं है सर। एक पॉलिटिकल पार्टी जिससे आप इलेक्शन ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं, वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी किसी, देखिए इंपॉर्टेंट चीज, देखिए लड़ सकती है, किसने कहा नहीं लड़े, एक चीज है, लेकिन आप मेरा देखिए आपका आइन कहते हैं, मुझे ये बताएं पूरी जजमेंट के अंदर असद, मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट के अंदर रूल 94 जो है इनिशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं लिखा? मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी अगर मैं एग्जिस्ट करता हूं, मुझे कोई भी आप सिंबल दे दो, कोई भी सिंबल दे दो, पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है, सिंबल इज ओनली पाकिस्तान में। एक मिनट, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सिंबल इसलिए जरूरी है कि यहाँ के लोग बेचारों को समझ नहीं आती, वो पढ़ नहीं सकते, उनको उसमें तो वो सिंबल है, लेकिन असल चीज पॉलिटिकल पार्टी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, वो लड़ रही है, इट डजंट मैटर किस सिंबल पे लड़ रही है। आज की तशरीह तो इलेक्शन नहीं, आज की तशरीह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है कि आप लड़ नहीं सकते, लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो बस बात खत्म हो गई ना। चले मैं चांदियो साहब से ये वो क्वेश्चन आखिरी नुकता मैं चांदियो साहब से ले लूं। एक रिक्वेस्ट करूं चांदियो साहब को, एक रिक्वेस्ट करूं, देखिए चांदियो साहब, मैं आपका बहुत कदर करता हूं, आप लोग बहुत मतलब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप हैं कि जो जिसका डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा वो क्या कह सकते हैं एक मान है कि यार हम लोग बड़े डेमोक्रेटिक हैं। आप लोग कहते कि हम बात नहीं करना चाहते। देखिए अगर हम बात नहीं करना चाहते, अगर आप लोग उसके बावजूद आप लोगों को चाहिए कि अगर ये आप लोग डिजर्व या आप लोगों की पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए सीटें, डोंट कंटेस्ट इन द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। नंबर 2, अगर हम आपसे बात नहीं करना चाहते तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप हमारे ऊपर कदगन डालें। अगर कोई सीटें आपको पता है, और आपको पता है, पूरी तरह पता है कि कितनी सीटें हमसे गलत ली गई है, हमें पता है कि हमारे पीपल्स पार्टी से ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी तो आप प्लीज कम से कम वो काम ठीक कर ले, हमें छोड़ देना, हम बुरे हैं, आप तो सही काम कर लेना। चांदियो साहब वो कह रहे हैं हम अगर बात नहीं कर रहे तो आप हमारी सीटें, इसका मतलब है कि हमारी सीटें ले लेंगे। मैं भी मुख्तसर बात कर देता हूं, कुर्बान जाऊं डॉक्टर साहब आप पर और आपकी जमहूरियत दोस्ती पर। ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में जैसी आपने जमहूरियत दोस्ती की है शायद ही किसी ने की हो। हम तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत बड़ी चीज है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम समझते हैं आपका होना जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। आप जमहूरियत की खूबसूरती, चले इस बात को छोड़े। अब असल बात यह है कि यहाँ एक गलतफहमी में बात हो गई है कि रोटी कपड़ा मकान का जो फैसला हुआ कसूरी साहब वालों के पास हुआ। ऐसा नहीं है। डॉक्टर मुबशर के घर पर वो इजलास हुआ, और पहला इजलास और हुआ, कन्वेंशन भी वहां हुआ, पहला कन्वेंशन फिर हैदराबाद में हुआ। तो ये इनको पता नहीं है, इनका वास्ता नहीं है पार्टी से, इन्होंने पार्टी दुश्मनी में देखी है, इन्होंने कभी भी दोस्ती पार्टी से की नहीं है खुर्शीद साहब वालों ने। तो इनको छोड़ दे। ये दुरुस्ती में करना चाहता था कि रोटी कपड़ा मकान का और पार्टी के मंशूर का फैसला डॉक्टर मुबशर हसन साहब के घर पे हुआ, पहला कन्वेंशन भी वही हुआ। अब आप जो पूछना चाहेंगे मैं बताऊंगा। सही है, चलिए बहुत शुक्रिया मौलाना चांडियो साहब, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जरा उनसे जानेंगे MQM इन तमाम कौमी मामलात में क्या सोच रही है। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एमक्यूएम के सीनियर तरीन रहनुमा रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। डॉक्टर साहब, इस वक्त कौमी सतह पर बहुत सारे इशूज चल रहे हैं और आपकी राय बड़ी मोतबर होगी इस हवाले से, क्योंकि आप पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस में से भी हैं और अपनी पार्टी में भी शायद सबसे सीनियर हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी है, इस पर दो टोक मौक़िफ़ क्या है एमक्यूएम का? पाबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? समझता हूँ कि हमने तो आज तक अपनी सियासी ज़िंदगी में किसी सियासी जमहूरी हुकूमत की जानिब से किसी भी मुखालिफ सियासी जमात पर पाबंदी इस तरह आयद होते हुए नहीं देखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में जो पाबंदी लगी थी उस वक्त नैब थी और उसकी बाकायदा बड़ी वजूहात बनाई गई थी, जिसमें मुल्क की बका और सलामती को एक बहुत बड़े इशू के तौर पर रखा गया। नैब के लोगों का अफगानिस्तान आना जाना था, सही गलत की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि एक रीज़न बहुत बड़ा बनाया गया था। लेकिन ये जो पीटीआई के साथ मुखालफत है, ये बड़े सियासी ग्राउंड पर है। माँ सिवाय 9 मई का जो वाक़या है वो बहरहाल दावत फ़िक्र देता है और पीटीआई को भी सोल सर्चिंग करनी चाहिए, अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि ऐसे वाक़यात पर कहीं भी शायबा ना हो कि पीटीआई उसमें इन्वॉल्व रही है। इश्तियाल अंगेज़ी किसी बात की परवाह नहीं करता, यही गैर जिम्मेदाराना और जिम्मेदाराना सियासत में फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए अलग कमीशन बनाया जा सकता है, उसकी अलग प्रोब हो सकती है, उसमें पीटीआई के किन किन लोगों का, बड़े लोगों का रोल है, उसको अलहदा से डील किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ उसको जवाब बनाकर अगर ये पाबंदी वाली बात की जाएगी तो देखें बहुत सारी बातें लोगों के सामने। पीटीआई के असेंबली के अरकान जो बड़ी तादाद में मुंतखब हुए, हमारे सामने की बात है, और पहली पोजीशन उन्हीं की थी, उसके बाद पीएमएलएन थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी और चौथे नंबर पर एमक्यूएम रही है। अब इसी तरीके से फिर बहुत सारे और सवाल भी रहे हैं इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे, जैसे 2018 के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल थे, इसी तरह 2024 के इलेक्शन पर भी है। तो अब ये सारी बातों के बाद तो होना ये चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता निकालना है, सियासी जमातों को, सियासी बरादरी को सर जोड़कर बैठना है, किसी तरह अपोजिशन की जमात और उसके लीडर का एतमाद भी लेना है और उसे किसी तरह इंगेज करना है, एक कौमी एजेंडा वज़ा करना है, कौमी मफाहिमत और कौमी मशावरत के ज़रिए से, और उसमें सारी बातें आ सकती है कि आइंदा इंतखाबात में कैसे इस शाइबे को भी रोका जाए कि अगर एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ यूज़ होता है कि वो कभी किसी जमात के साथ है, कभी किसी जमात के साथ है, आज एक के साथ है तो कल उसी के खिलाफ है। ये सारा तासुर सियासी जमातें अगर बनाती हैं अपनी मर्जी से, तो इसका मतलब फिर सियासी जमातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सब मिलकर ही इंश्योर करे कि आगे वो एक दूसरे के साथ इस तरह जो है कोई बातचीत ना हो। डॉक्टर साहब, आपकी उन्हीं का फर्ज है कि कैसे क्रेडिबल, जो मैं समझ पाया हूं, आप ये कह रहे हैं कि 9 मई तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी गलती थी, उस पर प्रोब भी होना चाहिए, कमीशन बनाना तो वो भी होना चाहिए, लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बात बैनुल सतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते। सियासी जो मेरा, मैं जिस मतलब है कि सीनियरिटी पर मैं हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक मैं अपनी तरफ से बहुत ही हतमी को राय दे दूं। देखिए, आप इबाहम क्यों रखना चाहते हैं? और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इबाहम बरकरार रखने में क्या मसलहत है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर तो इस बात के हक में नहीं हूँ कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी जो बयान दिया था एक ट्विटर के ज़रिए से, जब ये वाली बात आई थी, मेरे ख्याल में मुहर्रम के अभी आशूरा भी नहीं हुआ था शायद, उस वक्त बात आई थी कि ये बात आई थी, तो एमक्यूएम ने कहा था कि देखें अब अगर हालात इस नौबत को पहुंच गए हैं तो इसमें भी बड़ी जिम्मेदारी बहरहाल पीटीआई की है। हाँ, बाकी जमातों की भी जिम्मेदारी है, हमने सबको बरी ज़मा नहीं किया। इसका मतलब है कि बिलाखिर आज नहीं तो कल, और सूनर द बेटर, सारी जमातों को सर जोड़कर बैठना चाहिए और ख़ुद को, मुल्क को इस सियासी बहरान से निकालना चाहिए,
क्योंकि जो माशी बहरान है वो हम सबको खा जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, गैस, बिजली, तेल, इनकी कीमतें, इनके निर्ख, लोड शेडिंग, पानी के मसाइल, क्राइसिस, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। आज भी आपके मेरे इंटरव्यू में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि नहीं, उसमें भी बात करने वाला हूं मैं। डॉक्टर साहब, आईपीपी में बात करने वाला हूं आपसे, क्योंकि उस पर आपने एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है। लेकिन इस पर आखिरी सवाल करके फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, और वो सवाल ये है कि चूंकि आपकी पार्टी में एक बड़ा वाज़ेह सिस्टम मौजूद है, मुशावरत का, राब्ता कमेटी है, आप तो कोई चीज़ भी, कोई फर्द वाहिद फैसला आपके यहाँ नहीं कर सकता जैसे कि और जमातों में करते हैं। तो क्या आपकी पार्टी में इस पर मुशावरत हुई है? क्योंकि आपने कहा कि ये मेरी जाती राय है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, पार्टी की राय क्या है? मुशावरत का अमल हुआ है? ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आगे जाके ये सारी सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ नबरद आजमा होने और नियाम से तलवारें बाहर बाहर निकालने, और ये अखाड़ा बन जाएगा, असेंबली अखाड़ा बन जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये इकदाम मुनासिब नहीं है। सभी की तकरीबन यही राय थी, कोई इसके हक में नहीं था। लेकिन चूंकि PMLN के हम हलीफ हैं, PMLN की कुछ मसलियतें हैं, कुछ मजबूरियाँ जो भी हैं, लेकिन हमने ये भी कहा कि हमें एतमाद में भी नहीं लिया गया। जैसे शहरी रहमान खुलकर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में नहीं लिया, उनके सारे रहनुमा कहते हैं हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। तो पहले तो एतमाद में लें, हमें बताएं इसकी वजूहत क्या है, इतना नागुज़िर क्यों है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, आपकी हुकूमत नहीं चलेगी, और आपको 5 साल इसी तरह मुकम्मल करने हैं कि उनकी बिल्कुल उनका गला घोट दें, उनकी आवाज़ बंद कर दें। पहले आपने नहीं तो किसी तरह उनका बल्ला लिया गया, फिर उसके बावजूद भी वो कैंपेन नहीं चला सके। सारी बातें तो हकीकत है ना। अब अगर इसका मैं बोल लूँगा तो मुख्तलिफ कनोटेशन होता है। देखिए, हकीकत है, उससे नजरें नहीं चुरा सकते। और ये एक बिल्ली है जो पंजे गाड़े मुंह फाड़े खड़ी हुई है ना। अब अगर इसके होते हुए हम आंखें बंद कर लें, हम कबूतर बन जाएं, तो फिर हमारी तो शामत आनी है, और सियासी जमातों को नुकसान होगा। क्योंकि अब मुल्क उस जगह पर नहीं है, उस नहज पर नहीं है कि किसी और की कमजोरी से आप फायदा उठाएं, कि किसी के फेलियर और नाकामी से आपकी गुड्डी चढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ना सियासी जमातें ये एक दूसरे के लिए गलतफहमी, खुशफहमियाँ दूर कर दें। अब रियासत को, मुल्क को बचाने की बात करें, सियासी जमहूरी अमल को मजबूत मुस्तहकम करना, और उसके बाद मईशत को मौका देना। पाकिस्तान के अवाम बेजार हैं, तंग हैं। उन्होंने सारी जमातों को वोट इसलिए नहीं दिया कि असेंबली का पहिया जाम कर दें, हुकूमत को 6 महीने में गिरा दें, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी पर कोई बात ना करे। तो ये PTI भी उसी ऑब्जर्वेटरी में है जिसमें हम सब हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ अपने बड़े लीडर को जो रिहा कराना, उसकी तहरीक चल रही, उसके 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, उसके 10 नंबर है, बाकी 90 नंबर जो आवाम गुर्बत, अफलास, बीमारी और ये बुनियादी सहूलतें, पानी, बिजली, गैस, उसके लिए डॉक्टर साहब, ये जिन मसाइल का देखें आप, दायरा पाकिस्तान के बड़े पेचीदा गंभीर मसाइल हैं, और इस वक्त तो शायद लोग बहुत परेशान हैं। क्या आपके ख्याल में ये मसाइल पाकिस्तान में सियासी बेचैनी खत्म किए बगैर हल हो सकते हैं? देखें, लेकिन ये तो इंतजार नहीं कर सकते ना कि सियासी बेचैनी खत्म हो और फिर उसके बाद अगर आज बारिश हो रही है, छत टपक रही है, तो पहले छत को तो रिपेयर करेंगे ना आप, या पहले आप इंतजार करेंगे कि पूरी छत गिर जाए फिर हम नया मकान बनाएंगे? क्योंकि अभी वो सारा मटेरियल नहीं आया है जिससे नया मकान बनेगा, और उसकी वजह से आप सिर्फ गारा लगा के थोड़ी सी उसमें गेरू मट्टी, वो जो बजरी होती है वो डाल के सीमेंट वगैरह को आप, वो बारिश के पानी को आप पूरे मकान को गिरने देंगे? मेरे ख्याल में आपको इन टेंडम सारे घोड़े एक साथ रेस में आएंगे। आर्जी मसाइल कैसे हल होंगे, बुनियादी मसाइल, सियासी बहरान, बेचैनी कैसे हल करेंगे, उसी के साथ माशी बहरान का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या है, और ये सारी चीज़ें यकीन माने हमारे शेडो बजट में भी है, जिसमें माशी खुद मुख्तारी के बगैर आपकी खुद मुख्तारी का कोई, आप है ही नहीं खुद मुख्तार। अगर आप दावा करते हैं कि हम सावरेन कंट्री, हम आज़ाद और खुद, नहीं है,
हमारी जब तक माशी खुद मुख्तारी कायम नहीं होगी, हम खुद मुख्तार नहीं। हमने उसका रास्ता दिया, हमने उसके तरीके बताए। हमने कहा अमीरों पर, वडेरों, जागीरदारों, रऊसा पर, उनकी दौलत, उनकी जायदाद, उनकी अमलाक पर ज़रूर टैक्स लगाएं, डायरेक्ट टैक्स लगाएं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जद में एक आम आदमी गुनाह पे से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।